बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं डॉक्टर हारून रशीद हूँ, मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई अहम होने वाला है। काइंडली इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इंतहाई अहम चीज़ है आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्टिकुलर जो डायबिटिक्स है। डायबिटिक्स के स्टैट के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये अप राइजिंग है, इसका ट्रेंड दुनिया पूरी में और पाकिस्तान में भी इसी तरह ड्यू टू लाइफस्टाइल बहुत सारी ये डायबिटीज़ की जो मसाइल हैं ये फैल रहे हैं। और लोगों का सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। तो ये रीज़न्स हैं कि ये रैम्पेंट है, फैल रही है। तो इसमें डायबिटीज़ में कॉम्प्लिकेशन मैंने कुछ तो स्किन पे कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो मैंने अपना पिछला एक दूसरी वीडियो में जो इससे पहले है वो मैंने उसमें डिस्कस की हुई है। और आज हम डिस्कस करेंगे डायबिटिक फुट, जो कि इंतहाई अहम एक एमरजेंसी सूरत हाल है डायबिटीज़ के पेशेंट्स में। तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स में और डायबिटिक फुट जो है, इसमें जो तब्दीलियाँ आती हैं डायबिटिक फुट में, वो दो रीज़न से होती हैं। एक ब्लड वेसल्स की वजह से होती हैं, एक नर्व्स के हिसाब से, नर्व्स के हवाले से होती हैं। ब्लड वेसल्स, अब ये एक ड्राइंग है और इसमें ये लेग है, तो ये ब्लड वेसल्स आ रही हैं, इसको ब्लड वेसल जो है वो सप्लाई कर रही है और आगे छोटी वेसल्स में बदल जाती है। इसी तरह ये नर्व सप्लाई कर रही है, आगे छोटी वेसल्स में तब्दील ब्लड अपने ब्रांचेस दे देती है। तो सबसे पहले तो ब्लड वेसल्स को अगर देखा जाए तो वहाँ पे ये रीज़न क्या बनती है। रीज़न ये होती है कि हाई शुगर लेवल्स जो होते हैं, अनकंट्रोल्ड ग्लाइसेमिक लेवल, इसकी वजह से खून की वेसल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है और उसकी ब्लॉकेज बढ़ जाती है। तो खून की नालियाँ जो है, माइक्रोवेस्कुलेचर जो है, बहुत बारीक नालियाँ जो है, वो जो सप्लाई कर रही हैं स्किन को आगे और दूसरी चीज़ों, हड्डियों को और मसल्स को, वो क्लॉग अप होना शुरू हो जाती हैं, वो उसमें रुकावट पैदा हो जाती है ब्लड फ्लो में। अब ये चीज़ प्रेजेंट करती है डायबिटिक फुट में स्किन अल्सर्स के तौर पे। स्किन अल्सर चूँकि ब्लड सप्लाई स्किन की जो हैम्पर हो जाती है, ऑक्लूजन बढ़ जाता है, तो इसलिए अल्सर जो हैं वो अल्टीमेटली ऐसे पॉइंट्स पे डेवलप होते हैं। यूजली ये आपकी हील के नीचे हो सकते हैं या फिर बड़े अंगूठे की जो हड्डी है उसके नीचे बन सकते हैं। तो इसमें हमें ये देखना है कि इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि इसके सबसे पहले जो स्टेज है वो एक डायबिटिक फुट में ये नॉर्मल फुट होता है, और उसके बाद एक प्रोन फुट होता है, इसमें माइल्ड चेंजेस शुरू हो चुकी होती हैं। तीसरे में अल्सर बनते हैं, बट अल्सर आर क्लीन, और वो थोड़ा ट्रीटमेंट, ड्रेसिंग वगैरह, एंटीसेप्टिक वगैरह यूज़ करने से दे गो ऑफ, और वाइटामिन लेने से, ग्लाइसेमिक लेवल कंट्रोल करने से वो चले जाते हैं, शुगर को कंट्रोल करने से। बट स्लोली जाते हैं, मे टेक वीक्स। उसके बाद इन्फेक्टेड अल्सर्स आ जाते हैं, जिसमें इन्फेक्शन है, मुख्तलिफ बैक्टीरियाज उसमें अपना रोल प्ले करते हैं। दे में गो डीपर डाउन टू द लेयर, नीचे फाशिया है, उसके नीचे मसल्स हैं, टेंडन्स हैं, और सम टाइम में ये बोन्स के भी चले जाते हैं। इसके लिए डेब्राइनमेंट की जाती है। ऊपर अगर डेब्रस पड़ा हुआ है उसे सर्जन जो है, मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स हैं, एक लंबा लिस्ट है, वो आपका डॉक्टर आपको वो देख के बेहतर एडवाइस कर सकता है। उसके बाद वाइटामिन दिए जाते हैं, ग्लाइसीमिया कंट्रोल किया जाता है। ये बताना, गुजारिश करना ज़रूरी है कि ये जो अल्सर्स हैं ये यूजली हफ्तों में या महीनों में जा सकते हैं, और अगर खुदा न खास्ता कंट्रोल नहीं होते तो लास्ट स्टेज इज़ गैंग्रीन। गैंग्रीन का मतलब होता है मुकम्मल तौर पे डेड टिश्यू, बिल्कुल ब्लैक सा वो पार्ट हो जाता है पाँव का, और यहाँ पे उसको एम्पुटेट करना बहुत ज़रूरी होता है। कहाँ से एम्पुटेशन करनी है ये आप सर्जन जो है वो आपको गाइड करता है ऐसे पेशेंट को कि एम्पुटेट कहाँ से करना होता है। यूजली अगर पाँव की लेवल है तो वो अबव एंकल करते हैं, अगर लेग में नीचे बिलो नी है तो अबव नी एम्पुटेशंस की जाती हैं। यहाँ पे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि क्यों ऊपर से नॉर्मल टिश्यू में रख करके आप एम्पुटेशन कर रहे हैं। तो इसमें यूजली ये होता है कि वो बीमारी स्प्रेड अगर कर जाए तो फिर आगे खुदा न खास्ता आपकी अबव नी चला जाए तो आगे फिर आपके हिप जॉइंट की तरफ से बॉडी की तरफ जा सकती है, और वहाँ पे कोई रिजॉल्व फिर नहीं रहता। इसमें अब प्रिवेंशन का मैं गुजारिश कर दूं कि प्रिवेंशन बहुत ही ज़रूरी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हम घर में नॉर्मली, एक तो आपको डेफिनेटली आपका पाँव रोज़ाना इंस्पेक्ट करने चाहिए, पाँव की स्किन का कलर देखना चाहिए, इन्हें वॉश करना चाहिए साबुन के साथ, पानी के साथ, बहुत हार्ड वाटर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पाँव के लिए कोई अच्छा हैवी मॉइस्चराइज़र आपको यूज़ करना है, दैट में बी वैसलीन इवन। आप पाँव की उंगलियों के दरमियान नहीं लगानी है, अदरवाइज बाकी जगह पे आप लगा सकते हैं। कोई हाइलुरोनिक एसिड का लोशन ले लें, यूरिया कंटेनिंग लोशंस हैं, शिया बटर कंटेनिंग लोशंस हैं, ये आप अप्लाई कर सकते हैं, ये करें। और थर्डली कोई कॉज और कोलोस्टिस बन जाए तो उनको खुदारा आप ट्रीट ना करें,
इनको जा करके डॉक्टर से आप ट्रीट करवाएं, क्योंकि वहाँ पे अल्सर बनेगा और अल्सर से कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होंगे। उसके बाद आपने किसी भी किस्म का छोटा ज़ख़म है इसको नेगलेक्ट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे रोल प्ले करती होती है फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन और अल्टीमेटली इन्फेक्टेड अल्सर डेवलप होते हैं। पाँव की उंगलियों के दरमियान यूजली फंगस डेवलप हो जाती है, इसको ध्यान से लेना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए और एंटी फंगल्स जो हैं वो यूज़ करने चाहिए। टॉपिकल और खाने वाला भी यूज़ किया जाना चाहिए आफ्टर कंसल्टेशन विद द डर्माटोलॉजिस्ट। वहाँ उसके साथ एक ये थ्रेट होता है, अगर ये लॉन्ग स्टैंडिंग है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन समटाइम रोल प्ले करती है। फंगस ने जो आपके स्किन का जो बैरियर है उसको ख़त्म कर दिया होता है, तो बड़ा इजीली बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है नीचे इन्वेड करके आपके पाँव जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में ले जा सकती हैं। तो घर में ये चीज़ें करें। और उसके बाद सॉक्स आपको ये ज़रूर रखना चाहिए कि सॉक्स आपकी डेली चेंज करनी चाहिए। उसके बाद शू ऐसा पहनना चाहिए कि आपका शू आपको किसी जगह पे प्रेस अपॉन ना कर सकता हो। आपको नेल्स हर हफ्ते प्रेफरेबली जुम्मे के दिन आपको ये काट लेने चाहिए। और इन ग्रोइंग टो नेल जो है वो भी एक कॉमन सोर्स है इन्फेक्शन के लिए, तो ये इन ग्रोइंग टो नेल से बचने के लिए आप अपने नाखून का गोलाई को ज़्यादा ना रखें, उसको थोड़ा सा स्ट्रेट काटें। अब आते हैं जी नर्व्स की तब्दीलियाँ जो डायबिटिक फुट में होती हैं। तो नर्व में सबसे पहले तो हल्का जब डैमेज होता है तो जैसे कीड़ियाँ चल रही हैं या पिंस आपको चुभ रही हैं, थोड़ा सा अगर एडवांस हो जाए तो वो आपको पेन काज करता है। पाँव में कर सकता है, आपकी लेग्स में कर सकता है, क्रैम्पी पेन होती है, यूजली एट नाइट होती है। तो अगर एडवांस स्टेज हो तो वहाँ पे एनेस्थीसिया डेवलप हो जाता है, यानी आपको कोई फीलिंग नहीं आती कि यहाँ पे कोई चीज़ लग रही है या वो आपको चुभ रही है या आपको कोई प्रिक करे तो आपको सेंसेशंस खत्म होती है। ये इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन होती है, क्योंकि यहाँ पे आके अगर कोई चीज़ आपके जूता प्रेस करता है, अल्सर बनाता है, ज़ख़म बनाता है, आपको सेंसेशंस नहीं आ रही होती। अगर आप किसी डेंजरस जगह लाइक फायर वर्क है कहीं वहाँ पे खड़े हैं या कहीं आपके कोई आग किसी भी हवाले से आपके पाँव के नज़दीक है, अगर वो आपको कोई चीज़ कोयला वगैरह छू जाता है या आग की कोई लौ छू जाती है तो आपको हिस्स नहीं होगा कि यहाँ पे आपको कोई तकलीफ़ है, और बाद में आप देखेंगे सडनली कि वहाँ पे एक ज़ख़म जो है क्रिएट हो गया और उसमें कॉम्प्लिकेशन जो है वो शुरू हो गई हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैथिकवाल मैं एडवाइस करता हूँ कि इन पेशेंट्स को जो ही ये टैबलेट जो है वो लेनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। माइल्ड पेन है तो वहाँ पे माइल्ड पेन किलर यूज़ होते हैं। अगर एडवांस पेन है तो वहाँ पे एडवांस हाई लेवल जो हाई पोटेंसी एनएसएड्स हैं, पेन किलर्स हैं, वो यूज़ हो गए, और साथ में एंटी डिप्रेसेंट मेडिसन भी यूज़ होती हैं। तो ये डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करनी चाहिए। और यही दो पहलू हैं नर्व और वेसल्स के हिसाब से, उनके ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के हिसाब से मैंने गुजारिश करने थे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर ये आप एम्पुटेशन की तरफ चले जाते हैं तो एक लाइफ लॉन्ग जो डिसेबिलिटी डेवलप होती है उसमें बहुत सारा सोशल प्रेशर भी है। वो सारी चीज़ें जो सोशल स्टिग्मा के तौर पे आपको दोबारा ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो रेज़ होंगे कांस्टेंट प्रेशर की वजह से, और कॉम्प्लेक्सेस मुख्तलिफ़ किस्म के पर्टिकुलर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वगैरह ये डेवलप होता है। पेशेंट अपने प्रोफेशन में हैंडीकैप हो जाता है, अपने अर्निंग में हैंडीकैप हो जाता है, उसकी जनरल लाइफ जो है वो दूसरों पर डिपेंड करनी पड़ती है और उसके बाद अपनी फैमिली के दूसरे लोगों को बहुत सारा डिपेंड करना पड़ जाता है। तो इन चीज़ों में लिहाजा केयर कीजिएगा, जो चीज़ें मैंने गुजारिश का हिस्सा बनाई। अगर आप डायबिटिक हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।